और दिल्ली की आबो हवा खराब है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो अब 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां और नागरिकों को सुझाव दिए गए हैं और साथ ही उनसे अपील भी की गई है। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जो ट्रक हैं उनकी दिल्ली में अब एंट्री नहीं हो सकती है। तो बॉर्डर पर अब ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और बाकी प्रदूषण के मद्देनजर किस तरह की पाबंदी और हरकत चल रही है, इस पर नजर रख रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली यूपी के अप्सरा बॉर्डर पर हैं और गाजियाबाद का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रक फिलहाल आपको खड़े नजर आएंगे और यहाँ पर ट्रकों की एक लंबी कतार है। और क्योंकि ट्रक पे आप पाबंदी लगा दी गई है, ट्रकों की नो एंट्री है दिल्ली में, क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत ट्रकों की एंट्री हो या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो, मीडियम गुड्स व्हीकल्स हो, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, और उसमें भी ये कहा गया है कि कई सारे मापदंड और अपनाने हैं, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 50% पे काम करने की बात कही गई है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो घर से काम करने का वो है वर्क फ्रॉम होम, उसको लेकर सोच सकती है। साथ में बच्चों के स्कूल्स को लेकर ऑनलाइन मोड में जाने की सलाह दी गई है, कॉलेज को बंद करने की सलाह दी गई है। तो एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो फिलहाल दिल्ली में हैं। और आप फ्रेम से हट जाएंगे भाई साहब, तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रक आपको दूर दूर तक देखिए, ये ट्रक ही ट्रक आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो गाजियाबाद का बॉर्डर है, अप्सरा बॉर्डर है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ी है, उसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 12 बजे बैठक भी करेंगे और 12 बजे बैठक के में तमाम उन अधिकारियों को बुलाया गया है जो ग्राउंड पर एक्शन ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उनको सुनिश्चित करने को लेकर। और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रकों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रक आपको फिलहाल बॉर्डर पर नजर आएंगे, क्योंकि इनको दिल्ली में दाखिल नहीं होना है। तो सीधे तौर पर यह भी सलाह दी गई है, इसमें सिटीजन चार्टर भी है। सिटीजन चार्टर के तहत ये कहा गया है कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, जिनको क्रॉनिक डिजीज हो, वो बाहर निकलने से परहेज करें। और जो स्थिति बनी है वो कब तक सुधरेगी पता नहीं, लेकिन इसको लेकर सीधे तौर पे कहा गया है जो क्रॉप बर्निंग है या हवा की जो स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो दूर जा सके, तो हवा की स्पीड और क्रॉप बर्निंग अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से ये हालात फिलहाल दिल्ली में बने हैं। कंट्रीब्यूशन और भी चीज़ों का है, लेकिन इनकी अहम भूमिका है। तो ग्रैप 3 के बाद अब दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू कर दिया गया है। CND वेस्ट जो वो होता है, CND जो वेस्ट मटेरियल वाला जो होता है, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि हरकत तो है, लेकिन फिलहाल हवा की स्थिति सुधर नहीं रही है। दिल्ली NCR की आबो हवा फिलहाल ख़राब है और लोगों को अपने तरफ से बचने की हिदायत भी दी गई है। एजेंसियां भी अपने स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन कब तक हालात सुधरेगा इसके बारे में पता नहीं। सिर्फ दिल्ली NCR की ही हवा जो है वो दूषित नहीं हो रही है। कई दिनों से हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं कि मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ की जो हवा है उसकी गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में ये जो खराब होती हवा की गुणवत्ता है, उसके बाद अब केंद्र सरकार की जो टीम है वो मुंबई का दौरा करेगी। इस वक्त अगर बात करें, मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से 200 यानी कि मध्यम से खराब श्रेणी में जो है लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी और खराब होती हवा की जो गुणवत्ता है उस पर उठाए गए कदमों पर जवाब भी मांगा गया था कि क्या कुछ आखिरकार किया है। और अब यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की टीम अब मुंबई का दौरा करेगी जांचने के लिए कि क्या वजह है कि मुंबई की आबो हवा जो है वो भी अब दूषित हो रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। फिलहाल मुंबई की अगर बात की जाए तो मॉडरेट AQI यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 150 से 200 के बीच में AQI यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मध्यम से खराब श्रेणी में इसे कहा जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार
जो मुंबई महानगर पालिका है लगातार इस AQI को सुधारने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की और अलग अलग कदम भी जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दिख रही है। और जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि इसी हफ्ते केंद्र सरकार की एक टीम मुंबई में विजिट कर सकती है और मुख्य तौर पर जो कुछ कदम अभी फिलहाल BMC की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या वो सही है और इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है या नहीं, इसका रिव्यू जो है वो केंद्र सरकार का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ले सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इसी डिपार्टमेंट की तरफ से शिंदे सरकार को एक खत लिखा गया था जिसमें हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा था, उसका जवाब BMC की तरफ से दिया गया है। लेकिन उन जवाबों से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं दिख रही और खास तौर से मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई को लेकर चिंता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बढ़ी है और इसी वजह से ये एक्शन जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। BMC बहुत सख्त हुई है, उसके बावजूद कई जगहों पर जिस तरह की सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही और इसीलिए अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है यानी हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर और कड़े कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है और जो हमारी जानकारी है कि BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कल भी कई अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में उन्हें सूचित किया है और खास तौर से जो हॉटस्पॉट है यानी जहां पर ट्रैफिक भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और कंस्ट्रक्शन भी उसके इर्द गिर्द इलाकों में देखने को मिल रहा है, ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर गाइडलाइंस है वहां पर सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। और अब दिल्ली NCR की बात करते हैं जहां पर प्रदूषण की स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है और गैस चैम्बर में दिल्ली NCR के जो शहर हैं वो तब्दील यहां पर अब हो चुके हैं। आसमान में स्मॉग की चादर लगातार देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी भी कम है और सांस लेना यहां पर दूभर हो गया है। दिल्ली का अगर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वो 440 चल रहा है, फरीदाबाद में 426, गाजियाबाद में 413 और नोएडा में आज सुबह AQI 403 यानी कि अति गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा की स्थिति में मामूली सुधार जो है वो देखने को मिला है और यहाँ AQI 396 है, हालांकि वो भी गंभीर की श्रेणी में ही आता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अब ग्रैफ 4 जो है वो लागू कर दिया गया है और इसके लागू होते ही दिल्ली NCR में डीजल, कमर्शियल व्हीकल और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन जो हैं उन पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे लेकिन इन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है। और मध्य प्रदेश में अब वोटिंग की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इन दोनों धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमारी सहयोगी मारिया शकील ने उनसे बातचीत की जिसमें उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि हमारा संगठन गांव-गांव में है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि हमने समझौते की कोशिश की थी लेकिन वो जहां सीट मांग रहे थे वहां के हमारे स्थानीय लोग नहीं माने। साथ ही उन्होंने राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सुनवाते हैं आपको वो बातचीत। कमलनाथ जी, 2018 से 2023 में क्या बदला है कांग्रेस में? सबसे बड़ी चीज जो बदली है हमारा संगठन बदला है। हमारे संगठन में मजबूती आई है। आज हमारा संगठन गांव-गांव में है। ये चुनाव हमारे स्थानीय नेता नहीं लड़ रहे, हमारे जो गांव के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो लड़ रहे हैं और हमने जो मंडल और सेक्टर बनाए वो इस चुनाव में के मैदान में उतरे हैं। इंडिया की बात करें कमलनाथ जी, पूरा आप इंडिया की पार्टीज जो हैं, सपा, आम आदमी पार्टी, JDU, इस चुनाव में साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपके खिलाफ भी बहुत सारे सीट्स में खड़े हुए हैं वो। हमने प्रयास किया था कि उनसे कुछ ना कुछ समझौता हो, सीटों पर नहीं, पर जहां वो सीट मांग रहे थे वहां हमारे स्थानीय लोग नहीं मान रहे थे और उससे बीजेपी का फायदा होता है। हम सबका लक्ष्य था बीजेपी को हराना, तो ऐसा कोई समझौता करें जहां बीजेपी जीते, ये समझौता नहीं हुआ। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बिना स्टेट की फाइनेंस को स्टडी करते हुए अनाउंस कर रही है
एक के बाद एक रेवड़ी, और ये रेवड़ी कल्चर जो है वो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगा। भाजपा ने पिछले 5 महीनों में क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या पैसा बांटा है। इनको 18 साल बाद लाडली बहन याद आई, और हमने जो कहा है, हमने सोच समझ के, मुझे इसकी कुछ ज्ञान है इन सब बातों का, मैंने सोच के कि कितना पैसा लगेगा, ये सोच के कि कैसे ये पैसा, ये रिसोर्सेज आएंगे, ये संसाधन आएंगे, ये सोच के हमने किया है। तो ये कह रही है कि बीजेपी को तो कुछ ना कुछ आलोचना करनी है, वो पहले खुद तो देख लें वो पिछले 5 महीनों में। आज बीजेपी ने 3,50,00,000 करोड़ रुपए, 3,50,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। कि किस बात का कर्जा लिया? पिछले 1 साल में कितना कर्जा लिया है? इस कर्जे का किसको लाभ हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने इस कर्जे से बड़े बड़े ठेके दिए, हर विभाग में बड़े बड़े ठेके दिए, तब उसमें एडवांस दिया और उसमें अपनी कमीशन निकाली। तो ये आपकी रेवड़ियां नहीं है। हिमाचल में जो अनाउंसमेंट हुआ वो रेवड़ियां नहीं थी, कर्नाटका में जो गारंटी हुआ वो रेवड़ी नहीं है, आपका ये कहना है? आप कुछ भी इसका नाम रख लीजिए, ये न्याय है, रेवड़ी नहीं है, न्याय है। न्याय करने में अगर कुछ खर्चा लगता है वो लगेगा। और भाजपा के लिए इस चुनाव में क्या कमलनाथ अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, या ये कांग्रेस का चुनाव है, या कांग्रेस की तरफ से बस कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने पार्टी को यहाँ पर अकेले अपने दम पे खड़ा किया है? हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है, और क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए ये बात आती है कि कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पर इसमें सबका योगदान है। ग्वालियर में क्या होगा? ग्वालियर में 15 महीने पहले हम ग्वालियर महापौर का, मेयर का चुनाव जीते 35 साल बाद। मुरैना जो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, उसका एक सबर भी है, वहाँ हमारा मेयर जीता। तो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग में मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और वहाँ की जनता सजा देगी उनको जिन्होंने सौदा किया।